किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। ये तो हम सभी को पता है कि इस कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ताकि हमारे देश के किसानों तक हर मुमकिन लाभ को पहुंचाया जा सके। फिर चाहे बात महीनों पहले ऐलान हुए राहत पैकेज की हो या फिर नई कृषि नीतियों की। और अब तो कृषि सुधार बिल पारित हो जाने के बाद हमारे देश के किसान भाई बहन अपनी मनचाही जगहों और दूसरे राज्यों में फसलों को खरीद और बेच सकते हैं और उससे लाभ भी कमा सकते हैं। और आज की जो चर्चा होगी वो भी नई कृषि नीतियों पर ही होगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे डॉक्टर ए पी राव जी, जो कि हैं निदेशक प्रसार आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि जो हमारी आज की चर्चा है वो नई कृषि नीतियों पर होनी है, जो नए नियम बने हैं उन पर होनी है। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि ये जो नए नियम है ये हमारे किसानों के लिए फायदेमंद कैसे साबित होंगे। आपने इसके फायदे, इस कानून के फायदे आपने बताने के लिए जरूर हम कहा और मैं किसानों को इसके फायदे जरूर बताना चाहूँगा। ये जो भारत सरकार जो कई वर्षों से सोच रही थी किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कि कैसे दुगुनी हो किसानों की आय, और सरकार लगी हुई थी। और 2022 तक हमारे सरकार ने दिया है राज्यों को, सबको मौका कि 2022 तक किसानों की आय जो आज के 6-7 साल पहले थी उससे दूनी हो जाए आय। 2015 के बाद कि जो जो किसानों की आय थी उससे दूनी हो जाए। उस कदम में हमारी पूरी सरकार और नीति निर्धारक, वैज्ञानिक और किसान ये कई वर्षों से सोच रहे थे, और इन्होंने ये 3 अधिनियम बनाए जो अब नियम बन गए हैं। और इससे किसानों को सीधे फायदा होगा, और जो अपने जो उपज होगा, जो किसान उसका उपज जो कर रहे हैं उसको सीधे बेच सकेंगे, अपनी मर्जी से बेच सकेंगे। और जिन्हें उन्हें बेचना है वो खुद खरीदार उनके पास आएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी आएगी। और जो एक हम कहते हैं कि एक देश एक बाजार, इससे उनको फायदा होगा। और दूसरी बहुत सारी प्रोसेसिंग इसमें कंपनी आएंगी और जो किसानों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। यहां तक कि उसमें प्रोविजन है कि टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराएगी कृषि से संबंधित। यदि किसी किसी कंपनी को यदि अनुबंध करता है, वो चाहता है कि हम कोई ऐसा केले की प्रजाति विकसित करवाएं, विकसित नहीं, उनसे यदि करवाएं, उसकी उपज कराएं, तो आएगा किसानों को इसकी तकनीक बताएगा, उसका बीज देगा, उसका पौध देगा, उसकी फसल को खरीदेगा और आसपास ही बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। तो इस तरह किसानों को सीधे फायदा होगा। और दूसरी चीज कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई नियम नहीं था। और यदि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है क्रेता और विक्रेता के बीच, तो पहले कानून के दायरे में हम न्यायालय की शरण लेते थे। लेकिन इसमें सरकार ने किसानों के फायदे के लिए और सरलीकरण कर दिया है। ये उस जहां पर वो किसान है, जिस पंचायत क्षेत्र में है, जिस गांव में है, वो जहां उसका एसडीएम है, उप जिला अधिकारी है, वहां से संपर्क करके वहां अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता है। यदि उसके लेवल से नहीं सॉल्व हुआ तो जिला अधिकारी के पास पूरा अधिकार है कि वो किसानों की जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें आ रही हैं क्रेता और विक्रेता के बीच, उसका वो समाधान कराए और ये वही समाधान हो जाएगा। पहले किसानों को दौड़ना पड़ता था, न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ता था, उससे पैसा भी खर्च होता था। तो ये सब बाधाएं इसमें से दूर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, हमें तो ये भी लगता है कि नए नियमों के तहत एक अनुकूल प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार में पारदर्शिता की संभावना जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये आपने जो प्रतिस्पर्धा की भावना, जो कंपटीशन की भावना की बात करी, इसमें जरूर बढ़ेगा। क्योंकि जब किसान को अपने उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा, आसानी से वो बेच सकेगा, कहीं भी स्वतंत्र होगा बेचने के लिए, तो किसानों में भी प्रतिस्पर्धा होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। और जो क्रेता हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा होगी कि हम कितनी सुविधाएं किसानों को दें, हम उनको समय से पैसा दें, हम उनको समय से सामान उपलब्ध कराएं, फर्टिलाइजर दें, उन्हें लोन दें। और जिसपे किसान ज्यादा आकर्षित होगा, पेमेंट समय से हम करें, उनको त्वरित गति से पेमेंट करें, क्योंकि पेमेंट जो किसानों का मूल्य है वो समय से मिलना चाहिए, एडवांस दें या क्रय करने के तुरंत बाद करें। तो इस तरह का व्यापारियों में भी, क्रेताओं में जो कंपनीज आएंगी, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की, वहां की, उस जिले की, उस तहसील की,
तो बहुत सारे बहुत पॉजिटिव इस पर का बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और इससे अंत में सबसे ज्यादा फायदा हमारे किसानों को ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की व्यवस्था भी इस अध्यादेश में की गई है? जी 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 मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य मूल्य इस हमारे कानून में है कि नहीं है? न्यूनतम समर्थन मूल्य मैं आपको बता दूं कि जब हमारे देश में आज़ादी के बाद हमने खेती किसानी शुरू की थी, जब उपज बढ़ना शुरू हुआ था, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय हमारे किसानों और जवानों के लिए विशेष उन्हें चिंता थी, और उन्होंने उस समय अपने सचिव को, प्रधानमंत्री जी के सचिव को, एल एन झा जो जी थे उस समय, उनको उन्होंने एक कमेटी का चेयरमैन बनाया कि किसानों को कैसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दें, उसका आप निर्धारण करें। उस समय कमेटी ने पहली बार देश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाई, और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य उस समय घोषित हुआ। उसके बाद समय समय पर अनेक कमेटियां बनती रहीं और समर्थन मूल्य घोषित होता है, और किसानों को, उनको पता है, हमारे सभी किसान भाइयों को, कि जो सीजन, जैसे रबी सीजन है, रबी सीजन से पहले, कम से कम बोने से पहले 1-2 महीने पहले सरकार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। और इस समय वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 से ज्यादा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है, और अभी सभी रबी फसलों की, गेहूं से लेकर और जितने भी मुख्य रबी फसलें बोई जाती हैं देश में, उनका समर्थन मूल्य का घोषणा सरकार कर चुकी है। जहां तक इस नियमावली में जो कानून बन गया है, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, चारों तरफ चर्चा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो रहा है, लेकिन नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार ने समाप्त नहीं किया है, ये बरकरार है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे जो किसान हैं वो अपना कृषि उपज इस मंडी में या किसी भी मंडी में या सरकार के क्रय केंद्रों पर बेच सकती है, ये उन्हें पता भी है। और देश में इन्हीं क्रय केंद्रों के जरिए से, मंडी के जरिए से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम किसानों के फसल का उपज सरकार खरीदती है, और वो अपने पीडीएस के सिस्टम से पूरे देश में इस अनाज को बांटती है। एफसीआई इसी लिए बना हुआ है, उसी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एफसीआई को भी बनाया था, फूड कारपोरेशन को। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान अपने फसल को बेच सकता है, और इसके अलावा जो हमारे क्रय केंद्र थे या मंडी समितियां थी, उसके अलावा भी किसान जहां चाहे स्वच्छंद है, और वो अपना फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान हैं वो राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नए नियम में इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की भी बात कहा गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग थी लेकिन बहुत कम था। हमारे मुश्किल से 1-8% किसान इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कर पा रहे थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का पूरा प्रोविजन कर दिया गया है, पूरा नियम कानून बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैं समझाऊंगा, आपने सही कहा कि कैसे होगा। आप जानती हैं कि पिछले 4-5 वर्षों में गांव में भी पूरा का पूरा केंद्र बन गए हैं कंप्यूटर के, और किसान जन सेवा केंद्र बन गए हैं, जहां पर लोग काम कर रहे हैं, किसानों के बच्चे काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं, और लड़के ट्रेंड हो गए हैं, और अनेक चीजें ऑनलाइन हो रही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक की बात आएगी तो किसान को कहीं बहुत दौड़ना नहीं पड़ेगा, अपने ही गांव में, अपने ही ग्राम पंचायत में, या उसके पास खुद यदि फोन है तो उस फोन के जरिए वो क्रेताओं से मिल सकता है, बात कर सकता है, अपना अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। और किसान के बेटे जो जन सेवा केंद्र चला रहे हैं, जो किसान चला रहे हैं, उनके वो संपर्क में रहेंगे, हो जाएंगे, और उनको पूरे देश ही नहीं, उनके पूरे विदेश के कि बाजार को उनको पता चलेगा कि आज यहाँ यदि लखनऊ में कोई चीज है तो उसका भाव क्या है, गोरखपुर में क्या भाव है, पटना में क्या भाव है। यदि लगता है कि नहीं, हम इसको गोरखपुर में नहीं बेचना है, हमें इसमें पटना ले जाना है, तो स्टेट की बाउंड्री नहीं है, वो अपने माल को पटना ले जा सकता है।
या ज्यादा माल है तो वहां के व्यापारियों से संपर्क स्थापित कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही, और वो व्यापारी उसे मंगवा भी सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अनेक सुविधाएं हो गई हैं, किसान को वहां ले नहीं जाना पड़ेगा, और किसान उनका माल का सैंपल मंगा के देख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक के जरिए बहुत सारे वो भेज सकता है कुरियर से, और वो पसंद कर सकता है, माल को देख परख सकता है, और यहीं से उसका माल वो ट्रांसपोर्ट के जरिए वो पहुंच जाएगा पटना या देश के कोने कोने में। और जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार की हम बात कर रहे हैं, ये रियल में जो सपना है भारत का और हमारे सरकार का, वो रियल इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का सपना इस नियम के तहत ये पूरा सफल हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के लिए ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर कहीं पर भी ज्यादा उत्पादन हुआ है तो उस क्षेत्र के किसान दूसरे कमी वाले प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं। ये होता भी है और पहले से भी होता है कि ये पूरा भारत कितना बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और सैकड़ों तरह के यहाँ कृषि के उपज होते हैं। कहीं सेब होता है तो कहीं मछली होती है, तो कहीं धान ज्यादा होता है, कहीं गेहूं ज्यादा होता है। तो पहले ऐसा होता है था कि किसान अपना जो प्रोड्यूस होता था, जो उपज होता था, वही बेच पाता था। लेकिन अब इसमें यह होगा कि कोई प्रदेश, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल हमारा है, वहां धान बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां धान कम होता है, तो वो अपना माल तो वहां यदि बेचता है, हो सकता है उसको सस्ता दाम मिले। और दूसरे क्षेत्रों में जहां कम हो रहा है उपज, या फल ही ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, अनेक दलहन तिलहन की चीजें ले लीजिए, तो यदि वहां लोकल में नहीं बिक पा रहा है या सस्ते दाम पर वो हमारे क्रेता खरीद रहे हैं, तो वो अपने माल को कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। और जो कानून बना है उसमें कोई सीमा की बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रदेश के सीमा की बाउंडेशन नहीं है, एक देश एक बाजार। तो इससे जरूर किसानों को फायदा होगा, और इसमें क्वालिटी के हिसाब से भी किसान पैसा लेता है। जैसे मान लीजिए कोई बासमती का चावल ऑर्गेनिक उपजाया, और कहीं बासमती, और कहीं ज्यादा डिमांड है, ऑर्गेनिक चावल हमें बासमती की चाहिए, ऑर्गेनिक गेहूं हमें चाहिए, तो वो किसान उस हिसाब से पैदा करेगा और वहां ले जाके बेच सकता है, या उनके खरीदार को वहीं बुला सकता है, अपने खेत पर भी बुला सकता है। तो इस तरह किसानों को अनेक तरह से ये फायदा होगा इस कानून के बनने। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इन नए नियमों के बाद अब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होता है, तो इससे हमारे कारोबारियों को कैसे लाभ मिलेगा और हमारे किसान भाई कैसे निश्चिंत होंगे कि उनके व्यवसाय पर इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला? मैडम, आपने मंडी के बारे में जरूर अपनी बात कही, और मैं इसमें साफ बता देना चाहता हूं कि जरूर दिक्कतें हो रही होंगी, सोच रहे होंगे हमारे मंडी में जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो, कि साहब मंडी बंद हो गई, हल्ला हो रहा है कि मंडी बंद हो गई, एमएसपी बंद हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मंडी बंद हुआ है, ना ही एमएसपी बंद हुआ है। एमएसपी, तो मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को एमएसपी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर मंडी से इसको जोड़ूंगा। एमएसपी, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका अभी हमने 2 अक्टूबर को जयंती मनाई है, और जब वो 65-66 में 1965-66 में जो देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो किसानों के प्रति वो बहुत ही उनका लगाव था, बहुत गरीब परिवार से थे, और वो चाहते थे कि किसानों का किस तरह भला हो। तो उन्होंने पहली बार एल.एन. झा साहब, जो उनके सचिव थे, प्रधानमंत्री के सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी बनाई कि भाई किसानों का कैसे जो माल है, जो विक्रय हेतु है, उसका कैसे हम एक न्यूनतम दर तय करें जिससे कि उनका माल हम ले सकें सरकार। तो पहली बार एमएसपी आया, न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस भारत में युग आया, और गेहूं का मूल्य निर्धारण किया गया पहली बार। अब तो 23 से भी ज्यादा हमारी फसलें हैं, फल सब्जियां हैं, जिनका सरकार मूल्य निर्धारित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम मंडियों में, या क्रय केंद्र हैं जो देश के कोने कोने में क्रय केंद्र हैं, वहां हम किसानों के माल को खरीदते हैं। तो अब ये डर है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। इस साल अभी देखिए धान का सीजन चल रहा है, खरीफ का, और धान की खरीदारी चालू है। पंजाब और हरियाणा में चल रहा है खरीदारी, अपने प्रदेश में भी 15 अक्टूबर से ये खरीदारी चालू हो जाएगी। तो मंडी में भी बेच सकता है अपना माल,
आज भी बेच सकता है मंडी में और बाहर भी बेच सकता है। अब थोड़ी सी समस्या ये सोच रहे हैं, जो मंडी में व्यापार कर रहे हैं हमारे किसान, अरे व्यापारी, वो सोच रहे हैं कि जब मंडी में किसान नहीं आएगा तो हमें लॉस होगा। उन्हें कोई लॉस नहीं होगा। अब अभी भी मंडी में किसान आएंगे, और अभी और इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी, इतना बड़ा भारत और इतना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सब मंडी में नहीं खरीदा जाता, सब क्रय केंद्रों के द्वारा ही नहीं खरीदा जाता। 4 से 6%, वैसे तो ओवरऑल यदि आप देखें तो पूरे भारत में हम 4% ही जो क्रय एमएसपी पर होता है, शेष बाकी क्रय हम दूसरे सिस्टम से करते हैं, बेचते हैं किसान। तो अभी भी बहुत सारे हजारों हजारों किसान होंगे जो मंडी जाएंगे और अपना जो उनका जो कृषि का उपज होगा उसको मंडियों में बेचेंगे। इसलिए हमारे व्यापारियों को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और तो आपको और रास्ता मिल गया, आप अपना मंडी से हटकर आप किसानों की गांव तक पहुंच सकते हैं, किसानों के पास तक पहुंच सकते हैं। उनके माल को आप जाकर पसंद करके अपने हिसाब से मंडी में ला सकते हैं, किसान से बात करके उसका मूल्य निर्धारण करके। तो इसमें कहीं भी किसी, ना ही किसान को और ना ही जो हमारे मंडी के व्यवसायी हैं उनको कहीं कोई नुकसान होने वाला है। डॉक्टर साहब, इससे क्या ये समझा जाए कि अब हमारे देश का गांव-गांव एक निवेश का हब बनेगा? आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा कि गांव-गांव क्या वो निवेश का हब बनेगा। मेरे को तो लगता है, मेरे को तो फ्यूचर दिखता है कि जो गांव हैं वो एक निवेश के हब बनेंगे। कैसे बनेंगे? हमारा किसान मेहनत करेगा, जो उसके मूल्य का लाभकारी उसको मूल्य मिलेगा, और बहुत सारी कंपनियां आएंगी, प्रोसेसिंग वाले आएंगे। तो हर चीज बाहर नहीं बनेगा, गांव में ही बनेगा। जैसे गांव में गोदाम बनेंगे, यदि फल का आसपास कोई बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र बन गया तो वो गांव में वो प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, वो ठंडाघर स्थापित करेंगे। तो इस तरह मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग होगी। तो मेरे हिसाब से बहुत सारा निवेश, जो सरकार का मानना भी है कि हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि में नहीं कर पा रहे हैं, गांव-गांव में नहीं कर पा रहे हैं, तो जो क्रेता आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, प्रोसेसिंग वाले आएंगे, माल बाहर भेजने वाले एक्सपोर्ट कंपनियां आएंगी। तो बहुत सारा ये गांव जो हमारे होंगे आने वाले दिनों में निवेश का बहुत बड़ा हब बनेंगे। हब तो बनेंगे ही, और ये जो हब बनेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा किसानों के प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए और भी चीजों के लिए, तो इसमें किसानों को अतिरिक्त लाभ तो होगा ही, उनको नौकरी भी मिलेगी। कोई चौकीदारी करेगा, कोई पल्लेदारी करेगा, कोई ठंडा घर में काम करेगा, कोई प्रोसेसिंग यूनिट में काम करेगा, कोई पैकेजिंग में काम करेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन में करेगा। बहुत सारे किसान हमारे ट्रक खरीद लेंगे, ट्रैक्टर से अपना माल इधर उधर ले जाएंगे। तो ये आने वाले दिनों में ये गांव जो है, नो डाउट, जो आपने प्रश्न पूछा, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा हब बनेगा, और ये किसानों को इससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आज के कृषि दर्शन के अंक में हमने ये जाना कि जो नई कृषि नीतियां हैं वो हमारे देश के किसान भाइयों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होंगी, और तमाम जानकारियां दी हमारे डॉक्टर ए पी राव जी ने। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब
गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।